गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी आदिकाल पूर्व जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो मैंने कल वीडियो आपको बनाया था। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आदिकाल से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आज मैं आपको दूंगा। और ये आदिकाल की जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि 1 या 2 नंबर का सवाल यहाँ से बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्राओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। कृपया सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा आदिकाल। बच्चों, आदिकाल की जो समय सीमा है, समय सीमा ये मैं बता रहा हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ आलोचक माने जाते हैं, उनके अनुसार मैं इसकी समय सीमा जो इन्होंने समय सीमा अपने अनुसार मानी है, इनके अनुसार मैं जो समय सीमा है वो बताने जा रहा हूँ। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की जो समय सीमा मानी है वो मानी है संवत 1050 से संवत 1375 तक। आदिकाल की जो समय सीमा है बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये संवत 1050 से संवत 1375 तक है। अगर हम इसको सन में बदलना चाहें तो इसमें से हम -57 कर देंगे, तो जो हमारा आएगा संख्या वो हमारी क्या हो जाएगी, सन में हो जाएगी। अगर संवत आपको समझ में नहीं आता है तो इसमें से 57 माइनस कर दें, घटा दें, और इसमें से 57 घटा दें, जो भी संख्या बचेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, सन। और सन में अगर हम 57 जोड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, संवत। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आगे समय सीमा इसकी नोट कर लेंगे सभी। इसके बाद आदिकाल के अन्य नाम, यानी आदिकाल तो नाम है ही है, इस काल को आदिकाल तो कहते हैं, अन्य किन नामों से इसे जाना जाता है वो भी आपको जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आदिकाल को चारण काल भी बच्चों कहा जाता है, चारण काल। और ये कहा है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। दूसरा है हमारा, दूसरा नाम है इसका संधि एवं चारण काल, संधि एवं चारण काल। ये कहा है बच्चों डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने आदिकाल को क्या कहा, संधि एवं चारण काल। इसके बाद नंबर 3 सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। बच्चों आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन जी ने, राहुल सांकृत्यायन डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया, सिद्ध सामंत काल। इसके बाद आरंभिक काल, आरंभिक काल। आदिकाल को आरंभिक काल कहा मिस्र बंधुओं ने। इसमें 3 कवि आते हैं और ये तीनों आपस में भाई हैं, इसलिए तीनों को मिलाकर कहा जाता है मिश्र बंधु। इसके बाद है 5वां बीज वपन काल, बीज
वपन काल, ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। इसके बाद नंबर 5 है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, और ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बच्चों, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो मैं सभी इस वीडियो में शामिल करूंगा। कृपया सभी बच्चे इसको देखें। आदिकाल को चारण काल कहा जॉर्ज गिलियर्सन ने, आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने, और आदिकाल को आरंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने, आदिकाल को बीज वपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब देखेंगे हम आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, रासो ग्रंथों की प्रधानता। रासो ग्रंथों की प्रधानता। मुझे ये विशेषता क्यों है? क्योंकि आदिकाल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो अधिकतर क्या लिखे गए? रासो ग्रंथ लिखे गए। इसके बाद नंबर 2, वीर रस की प्रधानता। वीर रस की प्रधानता, यानी आदिकाल में जितने ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की। नंबर 3, आश्रयदाता, आश्रयदाताओं, राजाओं की प्रशंसा। नंबर 4, डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग। अब इसकी विशेषताओं को बच्चों ध्यानपूर्वक समझ लेंगे, क्योंकि आदिकाल में हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो रासो ग्रंथ होगी। उसमें रासो ग्रंथ यानी उनमें ग्रंथों में रासो शब्द आपको जरूर मिलेगा, जैसे पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो, कुमार रासो। तो इसमें रासो ग्रंथ अधिक मात्रा में लिखे गए। इसके बाद वीर रस की प्रधानता, यानी इस आदिकाल में जितने ग्रंथ लिखे गए उसमें किस रस की प्रधानता है? वीर रस की। इसके बाद आश्रयदाता और राजाओं की प्रशंसा, यानी आदिकाल में जो भी कवि रहते थे वो किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे, क्योंकि ये जो काल है उस समय हमारा जो देश है वो राजाओं के शासन में आता था। अलग अलग जगह के अलग अलग राजाएं होते थे, तो वो राजा एक दूसरे राजाओं से किसी भी बात को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो उनके दरबार में जो भी कवि रहते थे वो अपने राजा की अपने ग्रंथों में बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रशंसा करते थे। इसलिए आश्रयदाता और राजाओं की प्रशंसा, यानी जो कवि हैं वो जिस भी राजा के आश्रय में रहते थे उसमें उन ग्रंथों अपने जो वो ग्रंथ लिखते थे उनमें अपने आश्रित राजाओं की जो वीरता है उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे। इसलिए इनकी प्रमुख विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। इसके बाद डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग। उस समय बच्चों दो प्रकार की भाषा थी, एक डिंगल और एक पिंगल। तो उस समय जो डिंगल हमारी भाषा है
ये राजस्थानी और अपभ्रंश से मिलकर बनी है, और जो पिंगल भाषा है ये अपभ्रंश और ब्रज भाषा से मिलकर बनी है। जो कोमल भाव यानी जो प्रेम भाव, श्रृंगारिक रचना या कोमल भावों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा थी वो थी पिंगल। इसका आगे चलकर ब्रज भाषा में ये कन्वर्ट हो जाती है, ब्रज भाषा में ये बदल जाती है। और डिंगल भाषा ये वीर भावों के लिए प्रयोग की जाती थी, जहां पर वीरता का वर्णन किया जाता था और जहां पर कठिन शब्दावली का प्रयोग किया जाता था, तो वहां पर डिंगल भाषा का प्रयोग कवि करते थे। इसलिए यहाँ इसकी भाषा जो है डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग, जबकि डिंगल भाषा लगभग आदिकाल के बाद समाप्त हो गई थी, और जो पिंगल भाषा है यह आगे चल के ब्रज भाषा में बदल जाती है। तो इसके बाद हम देखेंगे आज प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। अब आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी वो मैं आपको बता रहा हूं। इधर लिखेंगे हम कवि और इधर लिखेंगे रचना। कवि में आते हैं हमारे पहले नंबर पे चंद्रवरदाई। रचना है इनकी पृथ्वीराज रासो। और ये बच्चों हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। नंबर 2 दलपति विजय। रचना इसकी कुमार रासो। नंबर 3 जगनिक। रचना है इसकी परमाल रासो। चौथी है हमारी नल सिंह। रचना इनकी विजयपाल रासो। अगला कवि है हमारा नरपति नालह। रचना इनकी विसलदेव रासो। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं। आदिकाल के जो प्रमुख कवि है चंद्रवरदाई, इनकी रचना पृथ्वीराज रासो। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य। बच्चों हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। दूसरे कवि हैं हमारे दलपति विजय। इनकी रचना का नाम है कुमार रासो। तीसरा कवि है जगनिक, उसकी रचना परमाल रासो। बच्चों हम इसको परमाल रासो को आलेखंड के नाम से ही जानते हैं, आलेखंड। इसके बाद नल सिंह की रचना है विजयपाल रासो, और नरपति नाले की रचना है विसलदेव रासो। आदिकाल से संबंधित जो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी ये लगभग मैंने आपको सब कुछ दे चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आने वाली वीडियो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंच जाए। तो बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।